नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेस्ट टाइम जीएस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत की मिट्टियाँ पार्ट 2। और पिछले पार्ट में हमने क्या क्या जाना था, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। हमने ये जाना था कि सॉइल क्या होती है, और हमने ये जाना था कि सॉइल के कितने प्रकार होते हैं और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद में लाल मिट्टी, है ना, जा से जलोढ़ और ला से लाल, है ना, लाल मिट्टी, और फिर काली मिट्टी, और फिर लेटराइट मिट्टी। और उसके बाद में हमने ये जाना था कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में, फिर जलोढ़ मिट्टियों के प्रकार के बारे में, फिर काली मिट्टी के बारे में जाना था फिर हमने, और फिर लाल मिट्टी के बारे में जाना था कि क्या होती है। उसके बाद में लेटराइट मिट्टी के बारे में जाना था, और फिर हमने अंत में लवणीय मिट्टी के बारे में जाना था। और हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, दलदली मिट्टी के बारे में, और पीएच मान के बारे में कि क्या होता है, और मृदा की समस्याएं, मृदा अपरदन, इसके कौन कौन से कारण हैं, मृदा अपरदन का प्रभाव क्या है, और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, रोकने के उपाय क्या हैं, और मरुस्थलीकरण क्या है। और उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो आज ये बनता है कि पर्वतीय मिट्टी किसे कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है ना। तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार की मिट्टियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। ये जो आपका हिमालय का विस्तार है इस तरीके से, ये ऐसे 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 वाला, ठीक है, ये ठीक है पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, इन मिट्टियों का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। और मेनली है क्या कि ये आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत है, जहाँ जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर पर्वतीय मिट्टियों का मिलता है। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पर्वतीय मिट्टी पर्वतों पर मिलती है जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, और यहाँ पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। चाय पत्ती की खेती सबसे ज़्यादा असम में आपको पता ही है, और इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें नमी में कमी होती है। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान में, ठीक है, कहाँ का, राजस्थान में होता है, गुजरात में, दक्षिण पंजाब में, दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं होता है। ठीक है, ये भूमि मरुस्थलीय होती तो यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, लेकिन मोटे अनाज जैसे बाजरा है, ज्वार है, सरसों की खेती है, इनको किया जा सकता है। बाजरा, ज्वार, सरसों जो है इनकी खेती यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी में हो जाती है। बाकी जैसे आप कहिए कि खाद्यान्न पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए चावल है, गेहूँ है, ठीक है, इन सब की खेती करना यहाँ पर संभव नहीं है। फिर दलदली मिट्टी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आपका ये हिस्सा गुजरात में आता है। अगर मरुस्थलीय मिट्टी की बात कर लें, थोड़ा सा मैप में भूल गया था बताना मैं, ये गुजरात में, दक्षिणी यहाँ पे राजस्थान पड़ता, फिर गुजरात, ये यहाँ पे राजस्थान, ये पंजाब, ये हो गया, ठीक है, यहीं पर हरियाणा हो गया। मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये वाला सेक्टर है ना, यहाँ कहीं पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी ये पाई जाती है। फिर दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। देखिए, वैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, अपने भारत में कमी है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो ह्यूमस होता है वो होता क्या है, वो पेड़ पौधों के सड़ने से ही तो बनता है। पेड़ पौधों के सड़ने से, है ना, सड़ने से, गलने से, ठीक है, सड़ने गलने से बनता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो ये जो दलदली मिट्टी होती है इसमें इस चीज़ की अधिकता होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है कि ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार केरल में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, ये आपका केरल में, ठीक है, फिर इधर आपका उत्तराखंड में, और फिर इधर आपका पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर देखने को मिलता है दलदली मिट्टी। ध्यान रखिएगा कि ह्यूमस की मात्रा दलदली मिट्टी में अधिक होती है और बाकी सब में इसकी मात्रा कम पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं पीएच मान के बारे में। देखिए, पीएच मान क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक होता है अम्ल आपका, ठीक है, और एक होता है क्षार, है ना। अम्ल और क्षार,
अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बोला जाता है। और क्षार को क्या बोला जाता है? क्षार को बेस बोला जाता है। ठीक है, अम्ल की वैल्यू 1 से 7 तक होती है और बेस की वैल्यू 8 से 14 तक होती है। ठीक है, तो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो 6-7 होनी चाहिए। 6 से 7 के बीच की पीएच वैल्यू का मान होना चाहिए। अब समझ लीजिए, अगर किसी का पीएच मान 1 से 6 तक है, ठीक है, 7 तक है, 6 तक है, तो वो एसिड होगा। 1 से 6 तक है तो वो कैसा होगा? वो अम्ल होगा। और आपका अगर 8 से 14 तक है तो वो कैसा होगा? तो वो आपका क्षार होगा, बेस होगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, और 7 पर क्या होगा? 7 नंबर पर वो उदासीन होगा। ठीक है, ना उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, ना ही क्षार की मात्रा अधिक होगी। तो कह रहा मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो चूने का उपयोग किया जाता है। और फसलों को उगाने के लिए जो मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए वो 6 से 7 होना चाहिए। फिर अगला, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगर क्षार को कम करना है तो जिप्सम का प्रयोग होगा, और अगर अम्लीयता को कम करना है तो चूना का प्रयोग होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एसिड देखिए, पहले ए आता है और फिर बी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहले ए और फिर बी आता है। तो इसका मतलब शुरुआत वाला एसिड होता है और आगे वाला क्या होता है? बेस होता है। ये मैं जब आपको साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा एसिड और बेस के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी पीएच वैल्यू तक फसल उगाना संभव है, और अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का उपयोग और क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाले राज्यों का घटता क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और उससे कम गुजरात में है, उससे कम हरियाणा में, उससे कम पंजाब में। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये क्षारीय मिट्टी में 1 नंबर पर है। अब मृदा की समस्याएं क्या क्या हैं? ठीक है, मृदा की समस्या, मृदा अपरदन, जल का जमाव होना, ठीक है, अम्लीयता, लवणीयता, क्षारीयता बढ़ना, बंजर भूमि की समस्या होना, मरुस्थलीकरण, ठीक है, मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण होना। ठीक है, मृदा अपरदन भी अभी हम जानेंगे कि क्या होता है। जल जमाव, कहीं पर जल का ज़्यादा भर जाना, अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की वृद्धि हो जाना, और बंजर भूमि, समझते ही आप, ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी जहाँ पर कोई खेती बाड़ी ना हो रही हो, उसको कहते हैं। और मरुस्थलीकरण में अभी आपको आगे डिटेल में बताऊँगा कि क्या होता है। और मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण करना, मतलब ज़्यादा बिल्डिंगें बनाना, खेती के लिए भूमि नहीं छोड़ना, है ना, अपने उपयोग में ले लेना। अच्छा, अब मृदा अपरदन समझ लेते हैं कि मृदा अपरदन क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है भूमि की ऊपरी परत के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये खेत है, तो इस खेत के जो ऊपर की परत है, ऊपर की जो परत है, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा कि ये जो है, ये ऊपर की, इसका कटाव हो जाना, ऊपर की परत का हट जाना, इसको ही हम बोलते हैं मृदा का अपरदन। इसके 2 कारक हैं, एक है भौतिक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। मृदा अपरदन के 2 कारक हैं, एक भौतिक कारक है और दूसरा सामाजिक कारक है। अब भौतिक कारक के बारे में पहले हम समझ लेते हैं और फिर हम सामाजिक कारक की बात करेंगे। तो देखिए, भौतिक कारक क्या होते हैं कि वर्षा की अपरदनकारी शक्तियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, मृदा की अपना कटाव क्षमता, मृदा अपने आप कट कट के बहती रहती है, और आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, आवर्ती मतलब लगातार, है ना, लगातार बाढ़ों की तेज़ी से आना, ठीक है, ढलान की लंबाई और तीव्रता, ढाल ज़्यादा होना, तो उसमें भी मिट्टी कट करके नीचे की ओर बह जाती है। ठीक है, और जो सामाजिक कारण है, मतलब जो मानवीय कारण है, वो क्या है कि वनों की कटाई। एक तो वन जब कट जाएंगे तो पेड़ों की जड़ें नहीं रह जाएंगी, भाई जड़ें सूख जाएंगी, वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी, और जब वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी तो वो भी मिट्टी क्या होगी? बह जाएगी पानी के साथ। अति चराई भूमि का उपयोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, और खेती करने की विधियाँ, ठीक है, तो से की प्रकृति कर दिया है अति चराई भूमि उपयोग की प्रकृति, ये यहाँ पर है अति चराई भूमि उपयोग की प्रकृति, ये गलत है। और खेती करने की विधियाँ, ये थोड़ा सा गलत है कि हम फसल चक्र को नहीं अपनाते हैं ना, फसल चक्र को नहीं अपनाते हैं, जो क्रॉप साइकिल है उसको अपनाना चाहिए, किसके बाद किसकी फसल होनी चाहिए, वो जब मैं फसल चक्र आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूँगा। फिर मृदा अपरदन का प्रभाव क्या है? ठीक है, तो पोषक तत्वों का नष्ट हो जाना, प्रभाव क्या है? पोषक तत्वों का नष्ट हो जाना, सूखा व बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाना, वनस्पति का सूखना, ठीक है, और
भूस्खलन का खतरा बढ़ जाना। तो पोषक तत्वों का नष्ट होना भी आप समझते हैं, सूखा व बाढ़ आना ये भी समझते हैं। पोषक तत्व उसके अंदर मतलब नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन सब चीज़ों की कमी होना। वनस्पति का सूखना, ठीक है, जो भी वनस्पतियां हैं, जब फसलें हैं, हम कह सकते हैं कि जो भी फसल है वो भी तो सूखती ज़्यादा ना, उसमें ज़्यादा रोग बढ़ जाते हैं। भूस्खलन का खतरा बढ़ जाना, भूस्खलन मतलब मिट्टी का स्खलन होना, मिट्टी का टूट करके नीचे की तरफ खिसक जाना, बह जाना, उसको भूस्खलन बोला जाता है ना। पहाड़ों पे अक्सर भूस्खलन होता है, आपने न्यूज़ में देखा होगा। फिर आगे, अपरदन से प्रभावित राज्य कौन से हैं? तो अपरदन से प्रभावित राज्य, सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य है वो है राजस्थान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है, उसके बाद में नंबर 2 मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, थोड़ा सा गलत लिखा है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान है। अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो अतिचारण, इसको देखना, फसल चक्र का अपनाना, ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करना और जल के तीव्र वेग को रोकना। ये ज़रूरी है कि जल अगर धीरे धीरे चलेगा, जैसे सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं पहाड़ों पर, सीढ़ीदार खेत इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी का एकदम से तेज़ी के साथ बहाव ना हो। अगर पानी का फ्लो स्लो रहेगा तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके नहीं ले जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि मरुस्थलीकरण है ना, यहीं पर हम लोग बात कर रहे थे ना, ये मरुस्थलीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, मृदा की समस्याओं में मरुस्थलीकरण था, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर मरुस्थलीकरण का मैंने विवरण दिया है कि वनस्पति एवं वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता से रहित क्षेत्र, मतलब ऐसी मिट्टी जहाँ पर कोई वनस्पति, कोई फसल, कोई भी वनस्पति ना हो और ना ही उत्पन्न करने की उसके अंदर कोई क्षमता हो, ना तो उसके अंदर पहले से कुछ है और ना ही कोई नई फसल उगाने की क्षमता है, तो उसको ही कहा जाता है मरुस्थलीकरण, ठीक है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2022, ये 23 में मैं वीडियो बना रहा हूँ और 2022, ठीक है, वर्ष 2022 के मृदा दिवस का मुख्य विषय क्या है? मृदा, जहाँ भोजन प्रारंभ होता है, जहाँ भोजन क्या है? प्रारंभ होता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि ये उसकी थीम थी, जहाँ वो मृदा, जहाँ भोजन प्रारंभ होता है। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कुछ निकाले हैं, और भी क्वेश्चंस हैं वो जब हम टेस्ट करेंगे, मैं सीरियल से टेस्ट भी लेता रहूँगा आपका। जल्दी ही हमारी टेस्ट सीरीज भी चालू होने वाली है, तो प्लीज़ तब तक आप कम से कम हमारे 2K सब्सक्राइबर कर दीजिए, तो जो मैं टेस्ट लूँगा वो मैं लाइव ही लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं कुछ आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि लोगों को बताइए, उनके मोबाइल में जो है मेरा चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक बार पढ़ करके देखें। अगर अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यूस कर दूँगा। अब देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। प्रीवियस में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 8 प्रकार की। तो इसका सही आंसर है 8 प्रकार की ना। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो मैंने बताया था आपको, लाल, काली, जलोढ़, लैटराइट। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये UP PCS 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ये RRB 2004 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी जलोढ़ मिट्टी का ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है उपजाऊ वो जलोढ़ है, वही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर आता है कि नमीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था, ये SSC 2013 में पूछा गया था कि हम लोग नई खेत में क्या बोते हैं? नई खाद बोते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो खाद मतलब खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। फिर आता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर बोला जाता है ना, भंगार जिसको बोलते हैं पुरानी चीज़ों को, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भंगार बोला जाता है। फिर कहता है तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम है। तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो पाई जाती हो, फिर उससे कम क्षेत्र में जो पाई जाती हो, फिर उससे कम और फिर उससे कम, है ना, जो सबसे कम पाई जाती हो। तो जलोढ़, ठीक है। तो इसमें जा से जलोढ़ हो गया, ला से लाल हो गया।
जा से जलोढ़ और ला से लाल। तो सबसे नंबर 1 पर जलोढ़ पाई जाती है 2 में, फिर जलोढ़ के बाद लाल, इसमें तो लाल है नहीं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। ठीक है, ये इनका सही क्रम है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, फिर लाल, काली और लैटराइट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। ठीक है, ये MPPCS 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए मैंने बताया था क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। ठीक है, फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ईंट, मैंने बताया था ना आपको, ईंट शब्द किस में आता है, ईंट का ईंट शब्द लैटराइट मिट्टी में आता है, इसका लैटराइट सही हो जाएगा। अगला है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। देखिए, लावा के प्रवाह से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं और बेसाल्ट चट्टानों के बनने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला आखिरी क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो वो होती है कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और दोस्तों फ़िलहाल तो मेरी ये सीरीज़ जियोग्राफ़ी पर लगातार चल रही है, उसके बाद में मैं एक एक सब्जेक्ट करता रहूँगा, कवर करता रहूँगा, और मेरा हर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आता रहेगा। कोशिश करूँगा कि लगातार भी वीडियो दे पाऊँ, क्योंकि मुझे मोबाइल पे सब कुछ करना होता है, तो इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल को, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए, ताकि मैं ना और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। और अगर आपको नोट्स मेरे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर कहीं पर आपको कुछ और तरीके से भी कुछ चाहिए तो बताइएगा, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा। असल में मेरा विचार तो आपको एनिमेटेड वीडियोज़ बना के पढ़ाने का है, लेकिन करूँ क्या, मेरे पास साधन नहीं है। चूँकि मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ ये सारा कुछ मोबाइल से ही कर पा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर देंगे, और मैं आपको आने वाले टाइम पर और अच्छे वीडियोज़ और अच्छे नोट्स कंटेंट के साथ में प्रोवाइड कराऊँगा। ऐसे माइंड मैप सेट करूँगा कि जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आप भूलें नहीं। जहाँ कहीं ट्रिक की ज़रूरत होगी तो मैं ट्रिक की भी कोशिश करूँगा कि हल्का फुल्का ट्रिक बना करके, स्टोरी बना करके आपको सिखा पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के किसी नई टॉपिक के साथ में।